अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अंजलि मामी की बात सुनकर नानी माँ भी घबरा गई थी। अटकती हुई आवाज में नानी माँ ने कहा, शादी ब्याह के मामले में जब लेन देन का ख्याल आता है तब मेरा जी घबरा जाता है। ये लोग तो बहुत बड़े लोग हैं। एक काम करो, तुम अनिका से ही पूछो, शायद उसके पास कोई आइडिया होगा। अनिका उठी तब दोपहर के 12 बज चुके थे। अनिका जैसे ही नीचे आई, अंजलि मामी ने कहा, अनिका तुम उठ गई? रोहित की दादी माँ का बर्थडे है अगले हफ्ते। उन्होंने हम सबको इनवाइट किया है। मारवा हाउस में पार्टी रखी गई है। तुम्हें क्या लगता है हमें दादी माँ के लिए क्या गिफ्ट लेनी चाहिए? ये सवाल सुनते ही अनिका एक सेकंड के लिए सोच में पड़ गई। थोड़ी देर के बाद अनिका ने अंजलि मामी से कहा, मुझे पता है उनके लिए क्या गिफ्ट लेनी चाहिए। अनिका को इतना कॉन्फिडेंट देखकर अंजलि मामी भी हैरान रह गई। उन्होंने अनिका से पूछा, क्या सोचा है तुमने गिफ्ट के लेने का? चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाते हुए अनिका ने कहा, एक बात बताइए मामी, हमारा मल्होत्रा खानदान किस चीज से जाना जाता है? लोगों में हमारी पहचान किस तरह से है? अनिका के इस सवाल पर अंजलि मामी कुछ हैरान रह गई, मगर अनिका को बात का जवाब देते हुए अंजलि मामी ने कहा, हमारे फार्मेसी की वजह से हम आए। हमारे मेडिकल फार्मेसी का नाम है इतने सालों में मार्केट में। बस तो मैंने सोच लिया है कि दादी माँ को क्या गिफ्ट देना चाहिए। आप बस हमारी फैक्ट्री में लेबोरेटरी में मेरे रहने का बंदोबस्त करवा दीजिए कुछ दिन के लिए। अंजलि मामी ने अनिका से कहा, कोई बात नहीं, हो जाएगा। देश विदेश से आए हुए साइंटिस्ट और डॉक्टर के लिए हमने हमारे फैक्ट्री में रहने की सुविधा पहले से ही कर रखी है। खाना खाने के बाद अनिका मल्होत्रा फार्मेसी चली गई। मल्होत्रा फार्मेसी दिल्ली से 50 किलोमीटर हरियाणा बॉर्डर के पास थी। फैक्ट्री के आसपास दूर दूर तक बंजर जमीन थी। जब कार फैक्ट्री में दाखिल हुई तो अनिका ने देखा कि फैक्ट्री को काफी साफ सुथरा रखा गया था। हाइजीन लेवल और सैनिटाइजेशन स्टैंडर्ड काफी ऊंचे सेट के लिए थे। आखिर देश की इतनी बड़ी फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री के पास ये एक्सपेक्ट भी किया जाना चाहिए। श्वेता ज्यादातर लेबोरेटरी में ही रहती थी। श्वेता का कमरा लेबोरेटरी के बगल में ही था। जैसे ही अंजलि मामी और अनिका ऑफिस के पास पहुंचे, श्वेता ने कहा, दीदी आपके लिए मैंने एक छोटी सी लेबोरेटरी तैयार करवाई है, जहां आप अकेले बिना किसी डिस्टर्ब के काम कर सकते हैं। कुछ देर तक अनिका को पूरी फैक्ट्री दिखाने के बाद अंजलि मामी वहां से चले गई। अंजलि मामी ने सोचा कि अनिका बड़ी दादी को शायद अमृत टेबलेट के सैंपल बना के देना चाहती थी। अमृत टेबलेट की अभी मास प्रोडक्शन चल रही थी और मार्केट में लॉन्च होने में अभी काफी वक्त था। मार्केट में लॉन्च होने से पहले अगर वही टेबलेट वो रोहित की दादी को दी जाए तो वो किसी गिफ्ट से कम नहीं होगी। मगर अंजलि मामी ये भी जानती थी कि मारवा खानदान के स्टेटस और प्रेस्टीज को देखते हुए दवाई के सैंपल देना उनके लिए बहुत छोटी सी बात होगी। इसीलिए अगले कुछ दिनों के लिए अंजलि मामी रोज सुबह घर से निकल जाती और दिल्ली के अलग अलग मॉल में कोई ऐसी चीज ढूंढने निकल जाती जो औरों से अलग होती। एक ऐसी गिफ्ट जिसे देखकर मारवा खानदान के सामने मल्होत्रा खानदान की इज्जत बनी रहे। वहां अनिका लेबोरेटरी में लगभग 8 घंटों तक अलग अलग मेडिसिन बनाने की तैयारी कर रही थी। श्वेता भी बीच बीच में उसे हेल्प करने लेबोरेटरी में आया करती थी। अनिका को गौर से किसी मिक्सचर को बनाते हुए देखकर अनिका ने पूछा, दीदी आप किस तरह की दवाई बना रहे हैं? मुस्कुराते हुए अनिका ने जवाब दिया, दिमाग शांत रखने की दवाई बना रही हूँ। ये एक जादुई टेबलेट है। इस दवाई से इंसान का ना सिर्फ दिमाग बल्कि उसका मन भी काफी शांत रहता है। अनिका की बात सुनते हुए श्वेता ने अनिका से पूछा, यू मीन एंटी डिस्ट्रेस पिल्स?
ऐसी पिल्स तो हमारी फार्मेसी ऑलरेडी बनाती है और ये पिल्स काफी सस्ती भी है, मगर हम उन एंटी डिफरेंस पिल में इतने सारे इंटरेक्टिस्ट नहीं यूज करते। आपने अभी अभी जो मिक्सचर बनाया है इसमें से तो बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। ऐसा लगता है खुशबू सूंघते ही मेरे मन को शांति मिलने लगी है। ये कहते हुए श्वेता हंसने लगी। श्वेता को जवाब देते हुए अनिका ने कहा, डॉक्टर वांगापट्टू का नाम सुना है तुमने? डॉक्टर वांगापट्टू का नाम सुनते ही श्वेता की आंखें बड़ी हो गई और वो बोले, उन्हें आयुर्वेदिक इंडस्ट्री में कौन नहीं जानता। आयुर्वेदिक इंडस्ट्री के भगवान थे वो। उन्होंने जो एंटी डिफरेंस बनाई थी उसका कोई जवाब नहीं था, मगर वांगापट्टू इंडस्ट्री बंद होने के बाद इसका फार्मूला तो किसी के पास नहीं है। अनिका ने बोतल का मिक्सर दिखाते हुए श्वेता को कहा, मगर मेरे पास है। मिक्सचर को देखकर श्वेता का मुंह खुला का खुला रह गया। श्वेता ने कहा, मगर इस टेबलेट को बनाने का प्रोग्रेस तो काफी कॉम्प्लिकेटेड है। खुद डॉक्टर वांगापट्टू भी इसका मास प्रोडक्शन नहीं कर पाए थे। कहा जाता था कि ये दवाई किसी जंगली हाथी को भी खिला दी जाए तो वो पालतू जानवर की तरह खिलाने वाला पीछे पीछे चलकर वो तैयार हो जाता था। मगर दीदी, मैं इतना अच्छे से जानती हूँ कि इसको फिल्टर करने का प्रोसेस तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। एक फर्मस को पूरी रात चलाएंगे तो मुश्किल से 1 ग्राम मिक्सचर हासिल कर पाएंगे। आखिर आपकी प्लानिंग क्या है? कितने टेबलेट्स बनवाना चाहती हो? जब श्वेता अनिका से बात कर रही थी तब दरवाजे पर खड़े डॉक्टर तिवारी ने ये सारी बातें सुन ली थी। डॉक्टर तिवारी स्वाति के गुरु थे। आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में श्वेता को जितनी जानकारी थी वो इन्हीं की वजह से थी। डॉक्टर तिवारी ने अंदर लेबोरेटरी में आते हुए कहा, ये तुम दोनों लड़कियां क्या करने जा रही हो? लाखों रुपए के इंटरेस्टेड है और लाखों का खर्चा होगा इन्हें फिल्टर करने में भी। डॉक्टर वांगापट्टू के फार्मूला का प्रोडक्शन करना इतना आसान नहीं है। अरे वो खुद इसका मास प्रोडक्शन नहीं कर पाए थे तो तुम लड़कियां क्या कर लोगे? डॉक्टर तिवारी को शांत करते हुए श्वेता ने कहा, सर, आज अगर हमें मार्केट में हमारी खोई हुई पोजीशन वापस मिली है तो सिर्फ दीदी की वजह से। ये सुनने के बाद डॉक्टर तिवारी को अपने कहे पर शर्मिंदगी महसूस होने रही थी, मगर उन्होंने बात आगे रखते हुए कहा, इसका मतलब तो ये है नहीं कि बिना सोचे समझे हम कोई भी कदम उठा ले। इससे कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। अभी तुम्हारी दीदी ने 500 साल पुरानी जंगसिन मंगवाई थी। जानती हो 50 साल पुरानी जंगसिन की कीमत क्या है? और वो भी कई जड़ी बूटियां मंगवाई थी जिनकी कीमत लाखों में है। अगर मुझे पहले से पता होता कि ये सब इस कामों में इंग्रेडिएंट्स मंगवाए थे तो मैं कभी इन्हें नहीं मंगवाता, क्योंकि एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल नहीं होगा। सारी की सारी जड़ी बूटियां वेस्ट हो जाएगी। आजकल जेनसिंग लोग लोकली उगा लेते हैं, पर मल्होत्रा इंडस्ट्रीज में जो जेनसिंग थी वो 500 साल पहले हिमालय में पाई जाती थी। मल्होत्रा फार्मेसी एक्टिविटीज में खरीद कर सालों साल अपने स्टॉक में एक कीमती जेनसिंग प्रवेश करती थी। वहां गुलेरिया हाउस में करण गुलेरिया की गोद ली हुई बेटी व्योमा पियानो बजा रही थी। व्योमा ने पियानो पे वो साज छेड़ दिया था जिससे ये साबित होता है कि व्योमा एक बेहतरीन पियानो प्लेयर थी। व्योमा ने पाली हुई बिल्ली ठीक पियानो पे बैठी थी। वो व्योमा को लगातार पियानो बजाते देख रही थी। ऐसा लग रहा था कि व्योमा की पियानो ट्यून में उसकी बिल्ली खो चुकी थी। जैसे ही व्योमा ने आखिरी साथ छेड़ा, व्योमा के कानों पर तालिया की आवाज पड़ी। जब व्योमा ने आंखें खोलकर देखा तो योगिता रायचंद उसके ठीक बगल में बैठकर तालियां बजा रही थी। ताली बजाते हुए योगिता ने कहा, वाह व्योमा वाह, तुमने तो आज कमाल कर दिया। गौतम गुलेरिया का साथ देने के बाद मीनाक्षी रायचंद और उसकी बेटी योगिता रायचंद पर
पीयूष रायचंद ने काफी इंस्ट्रक्शन लगा दिए थे। प्रॉपर्टी डील में नुकसान होने के बाद आहूजा परिवार ने भी मीनाक्षी के साथ सारे संबंध तोड़ दिए थे। पीयूष ने गुस्से में आकर योगिता के क्रेडिट कार्ड और उसके पॉकेट मनी पर रोक लगा दी थी। योगिता और उसकी माँ के साथ जो हुआ था वो बड़े खानदानों में आग की तरह फैल गई थी। अब योगिता और उनकी माँ जानती थी कि ऊंचे खानदानों में अगर उनको खोई हुई इज्जत और स्टेटस वापस पानी थी तो एक ही रास्ता था, उन्हें किसी तरह गुलेरिया परिवार से अपनी दोस्ती बढ़ानी होगी। और इसीलिए करण गुलेरिया की अडॉप्ट डॉटर और गुलेरिया परिवार की एक लौती बेटी व्योमा से अपनी दोस्ती बढ़ाने के लिए जी जान लगा दी थी। योगिता अच्छी तरह से जानती थी कि अगर व्योमा उसकी बेस्ट फ्रेंड बन गई तो खुद उसके पापा पीयूष रायचंद को भी उसके सामने झुकना होगा। व्योमा ने अपनी तारीफ सुनने के बाद उससे पियानो का अपर फ्रेंड बंद करते हुए योगिता से कहा, क्या हुआ योगिता, क्या फिर से तुम्हारे पापा के साथ कोई झगड़ा हुआ है? मुंह बनाते हुए योगिता ने व्योमा की बात का जवाब देते हुए कहा, पापा तो हर बात पे मुझे क्रिटिसाइज करते हैं, ये मत करो, वो मत करो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ। वो मेरी कंपैरिजन मेरी बुआ की बेटी स्वाति से करना चाहते हैं। हाँ ठीक है, पढ़ाई में मुझसे थोड़े बहुत मार्क्स ज्यादा आते थे उसके, मगर वो क्या करती है? फार्मास्यूटिकल कंपनी में एक मामूली जॉब करती है वो। भला उसकी और मेरी क्या बराबरी हो सकती है? अपने बालों में अपने हाथ से बांधते हुए व्योमा ने कहा, हर बाप अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है और उसके भविष्य के लिए अच्छा चाहता है। जिस बेटी को बाप का प्यार मिले वो बहुत नसीब वाली होती है। पियानो की कीज पर हाथ फेरते हुए योगिता ने कहा, हाँ वो बात तो है, पर मैं इतनी लकी नहीं हूँ। मेरे पापा तो ना जाने क्या मुझसे नफरत करते हैं। कभी कभी तो मुझे लगता है कि वो मेरे सगे पापा ही नहीं। अगर सगे पापा होते तो मेरे साथ इस तरह का सौतेले पापा जैसे व्यवहार नहीं करते। व्योमा के दिल में ये बात तीर की तरह चुभ रही थी। योगिता की ऐसी बात सुनकर व्योमा ने अपनी नजरें झुका ली। फिर अपनी जगह से खड़े होते हुए व्योमा ने योगिता से कहा, डू नॉट टॉक नॉनसेंस। व्योमा के रिएक्शन पर योगिता थोड़ी घबरा गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी कही हुई बात वो वापस कैसे लेती। बात को बदलते हुए व्योमा ने योगिता से पूछा, वैसे मैंने सुना था पिछली पार्टी में बहुत बड़ा तमाशा खड़ा हुआ था। पार्टी जरूर मैंने ऑर्गेनाइज की थी, मगर पापा की तबीयत की वजह से मैं आ नहीं पाई थी। क्या हुआ था पार्टी में? योगिता के लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी अनिका पर अपनी भड़ास उतारने की। उसने व्योमा के पास आते हुए कहा, मेरी बुआ के घर गांव से एक लड़की आई है। दिखती बड़ी भोली भाली है, मगर बड़ी चालबाज। शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो चुकी थी और अब यहाँ आकर किसी ऊंचे खानदान के लड़के को फंसाना चाहती है। बस उसने पार्टी में वही किया, ऊंचे खानदान के लड़कों को इम्प्रेस करने के लिए सारी पार्टी का मजा ही खराब कर दिया। अभी योगिता बात आगे ही बढ़ाने वाली थी कि एक सिक्योरिटी गार्ड ने आके व्योमा से कहा, आपसे मिलने कोई राधा आई है। राधा का नाम सुनते ही व्योमा ने सिक्योरिटी गार्ड को इशारे से कहा कि राधा को अंदर आने दिया जाए। सिक्योरिटी के बाहर जाते ही एक 30-31 साल की औरत अंदर आई। छोटा कद, गोल मटोल सा चेहरा, उसके पहनावे से ऐसा नहीं लग रहा था कि ये औरत किसी ऊंचे खानदान से ताल्लुक रखती थी। मासूम से गोल मटोल चेहरे से वो औरत व्योमा को देखकर मुस्कुराने लगी तो व्योमा ने उसे अंदर आने को कहा। योगिता ये देखकर हैरान थी कि इस तरह की औरत व्योमा को क्यों मिलना चाहती थी और व्योमा ने बड़े प्यार से उसे अंदर आने को कहा था। उस औरत का इंट्रोडक्शन देते हुए व्योमा ने योगिता से कहा, ये राधा है, इनकी सास लीला रोहित की दादी माँ की केयरटेकर है पिछले कई सालों से, और इनका पति शिवराम कई सालों से मारवा खानदान का वफादार सिक्योरिटी गार्ड है।
राधा का इंट्रोडक्शन सुनते ही योगिता को हैरानी और ज्यादा बढ़ गई थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर राधा व्योमा से मिलने क्यों आई थी। व्योमा अपने कमरे में सिटिंग एरिया की चेयर पे जाकर बैठ गई। जब राधा उसके पास आई तो सामने रखी चेयर पर उसने राधा को बैठने को कहा। थोड़ी झिझक के बाद राधा मुस्कुराते हुए वो चेयर पर बैठ गई। व्योमा ने अपना एक हाथ बड़ी स्टाइल से अपने गाल पे रखा और राधा से पूछा, कहो राधा, कैसे आना हुआ? राधा ने बड़ी प्यारी सी मुस्कान के साथ कहा, मैडम यहाँ से गुजर रही थी, सोचा आपसे मिलती चलूं। योगिता समझ नहीं पा रही थी कि आखिर राधा जैसी औरत को व्योमा के पास क्या काम हो सकता है। राधा ने मुस्कुराते हुए व्योमा से कहा, वैसे एक बात कहो मैडम, आज आप बड़ी खूबसूरत लग रही है। राधा की बात सुनकर व्योमा ने अपने हाथ बालों पर घुमाते हुए नीचे देखकर मुस्कुराने लगी। राधा ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, व्योमा मैडम, मैंने अपनी सास और अपने पति के बीच हो रही बात को सुना था, सोचा आपको भी बता दूं। मेरी सास कह रही थी कि रोहित बाबा का किसी के साथ चक्कर चल रहा है कोई लड़की जो यहाँ दिल्ली में ही रहती है और रोहित मारवा उससे शादी करना चाहते हैं। अपने बालों में हाथ फेर रही व्योमा की नजर अचानक ही राधा पर जम गई, मगर व्योमा का फेस अभी भी एक्सप्रेशनलेस था। ना कोई सवाल, ना कोई शौक, ना कोई दुख और ना ही कोई खुशी। मगर राधा की ये बात सुनकर योगिता चौंक गई थी। योगिता ने आगे आकर राधा से पूछा, क्या, कौन है वो लड़की? योगिता जल्द से जल्द जानना चाहती थी कि उस लड़के को जिसने रोहित का दिल जीता था, वो रोहित मारवा जिसने हजारों लड़कियों का प्रपोजल ठुकराया था, उस रोहित का दिल जीत सके ऐसी कोई लड़की दिल्ली में मौजूद थी। ये बात योगिता को हजम नहीं हो रही थी। योगिता ये भी जानना चाहती थी कि अगर ऐसी कोई लड़की थी तो वो कौन थी, क्या वो उस लड़की को जानती थी? राधा को योगिता का इस तरह बीच में बोलना थोड़ा अजीब लग रहा था, और जब राधा ने देखा कि व्योमा को कोई ऐतराज नहीं था तो वो मुस्कुराकर योगिता से कहने लगी, जी मैं ज्यादा कुछ नहीं जानती हूँ इस लड़के के बारे में। मैं बस इतना जानती हूँ कि किसी मल्होत्रा परिवार के साथ रहने आई है वो लड़की दिल्ली में, और लड़की का नाम है अनिका। राधा की बात सुनते ही योगिता के हाथ से पानी का गिलास छूट गया। योगिता ने लगभग चिल्लाते हुए कहा, नहीं, ये नहीं हो सकता, ये झूठ है ये। योगिता के इस तरह के रिएक्शन पर राधा घबरा गई। उससे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। डरी हुई राधा व्योमा की ओर देखने लगी। व्योमा का चेहरा अभी भी शांत लग रहा था। व्योमा फिर से अपने बाल सहलाने लगी थी। व्योमा की नजरें अपने बालों पर थी और व्योमा ने योगिता से पूछा, क्या ये वही लड़की है जिसके बारे में तुम अभी अभी बात कर रही थी? योगिता को इस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे उसके गाल पर किसी ने जोर से एक तमाचा मार दिया हो, मगर सच्चाई ये थी कि बिना तमाचा मारे ही योगिता के गाल लाल हो चुके थे। योगिता ने अभी अभी व्योमा से कहा था कि वो जालसाज लड़की किसी भी ऊंचे खानदान के लड़के को अपनी जाल में फंसा नहीं पाई। फिर अचानक ये कैसे हो गया था कि देश और दिल्ली का नंबर 1 मोस्ट एलिजिबल बैचलर रोहित मारवा उसके प्यार में गिर चुका था। योगिता पूरी तरह से गुस्से से अपने काबू खो चुकी थी। वो गुस्से से जोर जोर से राधा को कहने लगी, झूठ बोल रही हो तुम, ऐसा हो ही नहीं सकता। राधा को योगिता की बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन किसी तरह अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखकर योगिता की बात का जवाब देते हुए कहा, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं क्यों झूठ कहूंगी व्योमा मैडम से? व्योमा अच्छी तरह जानती थी कि राधा और उसका परिवार मारवा परिवार का काफी सालों से वफादार रह चुका था। व्योमा नहीं चाहती थी कि योगिता अनिका के बारे में कोई भी ऐसी वैसी बात कहे जिससे राधा की नजरों में व्योमा की दोस्त का इंप्रेशन खराब हो। व्योमा ने राधा से कहा, अगर इतने सालों बाद रोहित मारवा को कोई लड़की पसंद आई है तो जरूर
उसमें कोई ना कोई खूबी होगी। व्योमा की इस बात पर राधा ने कहा, हाँ मैडम, मैं भी मिलना चाहती हूँ उस लड़की को जिसने रोहित बाबा को पसंद किया है। अनिका के बारे में ऐसी बातें सुनकर योगिता ने अपने ऊपर का कंट्रोल गुमा दिया। व्योमा और राधा दोनों को देखते हुए योगिता ने कहा, बस कीजिए, वो लड़की तारीफ के काबिल नहीं है। मैं जानती हूँ उस लड़की की असलियत को। राधा हैरान होकर गुस्से से तिल मिलाए योगिता को देखने लगी। योगिता ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, मेरा नाम योगिता रायचंद है और मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ मल्होत्रा परिवार और मल्होत्रा परिवार में आई उस नई गांव वाले को। कुछ महीने पहले व्योमा ने जो डांस कंपटीशन ऑर्गेनाइज की थी, जिसमें सिर्फ कुछ बड़े परिवार के लोगों को इनवाइट किया गया था, ये लड़की अनिका जो मल्होत्रा खानदान के सिर्फ घर में रहती है, जिसके अपने परिवार का कोई अता पता नहीं है, वो लड़की जबरदस्ती ऐसी पार्टी में घुस आई। ऊंचे परिवार के लड़के को फंसाने की कोशिश की, मगर किसी ने उसे घास नहीं डाले। छोटी सी उम्र में बिना शादी किए ही प्रेग्नेंट हो चुकी थी ये लड़की। योगिता की बात सुनकर राधा हैरान रह गई। मारवा खानदान की वफादार होने के नाते उसे मारवा खानदान की चिंता होने लगी थी। घबराई हुई राधा ने योगिता से पूछा, योगिता मैडम, क्या आप मुझे उस लड़की के बारे में और डिटेल्स बता सकती है? योगिता ने राधा के सामने अनिका की ऐसी इमेज बनाई जिससे सुनकर कोई भी अनिका से नफरत करने लगता। योगिता ने अनिका को चालबाज और ऊंचे खानदान के मर्दों से अपनी हुस्न की जाल में फंसाने वाली औरत साबित कर दिया था। जब योगिता ये सारी बातें राधा को बता रही थी, तब व्योमा बड़े आराम से टेबल पर पड़े अपने कॉफी मग को स्माइल करते हुए उठाकर कॉफी की सिप ले रही थी। योगिता ने जो कुछ भी बताया था राधा को अनिका के बारे में, उनमें से आधी से ज्यादा बातें झूठ थी, मगर अनिका के बारे में ऐसी बातें सुनकर अब राधा को रोहित के लिए फिक्र होने लगी थी। मारवा खानदान की वफादार होने के नाते राधा हाथ जोड़कर योगिता के सामने विनती करने लगी, मैडम प्लीज, आप ये सारी बातें किसी से न कहिएगा। ये हमारे खानदान की इज्जत का सवाल है। अगर ऐसी लड़की रोहित बाबा के साथ शादी करके खानदान में आ गई तो पता नहीं मारवा खानदान का क्या होगा। मुझे लगता है मुझे ये सारी बातें मेरी सास को बतानी चाहिए। अगर वक्त रहते इस लड़की की सच्चाई सबके सामने आ जाए तो अच्छा होगा। ये कहते हुए राधा व्योमा की ओर देखे मुस्कुराने लगी। व्योमा ने कहा, मगर अभी तो तुमने कहा कि रोहित मारवा पहले से किसी लड़की को पसंद करने लगा है। व्योमा की बात सुनते ही राधा की हंसी गायब हो गई। अपने चेहरे पे सीरियसनेस लाते हुए राधा ने कहा, व्योमा मैडम, अभी बात पक्की नहीं हुई है, अभी तो बात चल रही है और फिर ये बात पूरी दिल्ली में कोई नहीं जानता। आप पूरी तैयारी के साथ आइएगा जश्न में। कल किसने देखा है, और अगर रोहित बाबा नहीं तो और कई ऊंचे खानदान के लड़के आने वाले हैं जश्न में। ये बात तो आप भी अच्छी तरह से जानती है। ये बात कहकर राधा फिर से मुस्कुराने लगी, मगर व्योमा के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। देखा जाए तो मारवा खानदान और गुलेरिया खानदान दोनों बराबर के खानदान थे। इन दोनों के बच्चों में शादी होती तो ये बराबरी का रिश्ता होता। कहीं ना कहीं ये दोनों खानदान जानते थे और दोनों खानदान बरसों से उसी दिन का इंतजार कर रहे थे कि कब दोनों खानदान के बीच इंडस्ट्रियल राइवली खत्म हो जाए और दोनों खानदान एक रिश्ते में बंध जाए। अक्सर ऐसे रिश्ते न सिर्फ बिजनेस को फायदा पहुंचाते थे, मगर इतनी बड़ी अलायंस के देश की इकोनॉमी पर भी भारी प्रभाव पड़ता है। अगर ऐसा हो जाता तो मारवा परिवार और गुलेरिया परिवार के बीच रिश्ता बन जाए तो ये यकीनन मीडिया वालों के लिए पिछले 10 सालों में सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज होती। मन ही मन व्योमा ये भी अच्छी तरह जानती थी कि कहीं न कहीं करण गुलेरिया को ये बात अच्छी तरह पता थी कि गुलेरिया परिवार में कोई भी बेटी नहीं थी और इसीलिए शायद करण गुलेरिया ने व्योमा को गोद लिया था ताकि वो एक दिन रोहित मारवा के साथ व्योमा का रिश्ता जोड़कर मारवा खानदान और गुलेरिया परिवार को हमेशा के लिए एक कर दे। राधा के जाने के बाद योगिता व्योमा के पास आकर बैठ गई।
योगिता को समझ नहीं आ रहा था कि इतनी बड़ी बात सुनकर भी व्योमा के चेहरे पर सिकन तक नहीं थी। योगिता ने व्योमा से कहा, क्या तुम्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता? वहाँ अनिका जैसी चालबाज लड़की रोहित मारवा को हासिल हासिल कर लेगी और तुम यहाँ चुपचाप बैठी देखती रहोगी। रोहित मारवा के साथ तुम्हारी जोड़ी बिल्कुल जमेगी। अरे तुम्हारे और अनिका के बीच क्या मुकाबला हो सकता है? कॉफी की सिप लेते हुए व्योमा ने कहा, अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? योगिता ने दबी आवाज में यहाँ वहाँ देखते हुए कहा, देखो मारवा खानदान की बड़ी दादी के बर्थडे सेलिब्रेशन में बड़े से बड़े लोग आएंगे, ये बात तो पक्की है। ऐसी पार्टी होगी जो दिल्ली में शायद ही किसी ने देखी होगी। सारे ऊंचे खानदान की लड़कियां आएगी पार्टी में और अपनी अपनी टैलेंट से मारवा परिवार को और खासकर रोहित मारवा को इम्प्रेस करने की कोशिश करेगी। और इन सब के बीच में वो लड़की भी आएगी, अनिका। मैंने देखा है उसे ठीक ठाक डांस कर लेती है। मुझे लगता है वो अपने डांसिंग टैलेंट से रोहित को इम्प्रेस करेगी और फिर ऐसी कोई गिफ्ट लाएगी जिससे दादी माँ भी इम्प्रेस हो जाए। तुम्हें किसी भी तरह अनिका को हराना है उस दिन। तुम्हारा म्यूजिक टैलेंट तो मैंने सुन ही लिया है। तुम्हारे आगे कोई नहीं जीत सकता और ना ही कोई जीता होगा अभी तक, ये बात तो पक्की है। और फिर दादी माँ के लिए ऐसा तोहफा ले जाना जिससे सबकी जुबान पर बस एक बात रहे कि अगर रोहित मारवा के साथ इस किसी लड़की की जोड़ी जमती है तो बस वो व्योमा गुलेरिया है, गुलेरिया खानदान की एकलौती बेटी। व्योमा ने आंखें झुकाते हुए कहा, गॉड लिव हुई बेटी। व्योमा की ये बात सुनकर योगिता ने व्योमा के कंधे पर हाथ रख के कहा, अरे ये क्या कह रही हो तुम? अरे आज तक दिल्ली में किसी को ये बात याद तक नहीं है। सबका सिर्फ एक ही मानना है कि गुलेरिया खानदान की तुम एक ही बेटी हो। भला तुम्हारा क्या मुकाबला हो सकता है उस दवाई बेचने वाली लड़की से? उस लड़की का सिर्फ सरनेम गुलेरिया है और उसके खानदान का कोई अता पता नहीं। बस अब सोचो कि दादी माँ के लिए तुम क्या गिफ्ट ले जाएगी। व्योमा व्योमा के कुछ देर हाथ में पकड़े हुए कॉफी मग को सहलाते हुए सोचा और योगिता से कहा, मैंने सुना था कि दादी माँ की तबीयत बहुत खराब रहती है। अभी अभी उनका ऑपरेशन हुआ था। भला ऐसे बुजुर्ग के लिए क्या गिफ्ट लिया जा सकता है जिसके उन्हें इम्प्रेस किया जाए? व्योमा की बात पर योगिता ने हामी भरते हुए योगिता ने कहा, इस सवाल का जवाब तो बहुत मुश्किल है, मगर मैं एक बात जरूर कह सकती हूँ कि वो दवाई बेचने वाली दादी माँ के लिए क्या गिफ्ट लाएगी। व्योमा ने हैरान होकर योगिता से पूछा, दवाई बेचने वाले? ऐसा क्यों कह रही हो तुम? योगिता ने कहा, मल्होत्रा फार्मेसी में काम करती हो अपने मामा के साथ। मेरी बुआ हमेशा उसकी मेडिकल सीलिंग्स की बहुत तारीफ करती है। तो ये बात तो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। वो न हो अनिका ऐसी दवाई लाएगी जिससे दादी माँ की हेल्थ में सुधार हो। योगिता की बात सुनकर व्योमा भी कहने लगी, ठीक है, फिर मैं भी अपने भाई से कहकर दादी माँ के लिए ऐसी दवाई लाऊंगी जिससे उसके बूढ़े कमजोर शरीर में फिर से ताकत आ जाए। व्योमा की बात सुनकर योगिता चौंक गई। वो हैरानी से व्योमा की ओर देखने लगी। व्योमा ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, जानती हूँ मैं एक ऐसी दवाई को ऐसा चमत्कार करे तो बस दादी माँ की दी हुई दवाई ही तय करेगी कि कौन बेहतर है, मैं या वो लड़की जिसकी इतनी तारीफें सुनने के बाद तो अब तो मैं भी बेकरार हूँ उससे मिलने के लिए। 2 दिन बीत चुके थे। वहाँ मल्होत्रा फार्मेसी की लेबोरेटरी में अनिका दिन रात टेबलेट बनाने में लगी रही थी। अनिका ने 2 दिन से लेबोरेटरी के बाहर कदम भी नहीं रखा था। वहाँ श्वेता और डॉक्टर तिवारी भी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आखिर कब अनिका की एक्सपेरिमेंट पूरी होगी। डॉक्टर तिवारी को अब यकीन हो गया था कि सालों पुराना कीमती जड़ी बूटियों का स्टॉक अनिका के इस एक्सपेरिमेंट की वजह से अब बेकार हो जाने वाला था। श्वेता बीच बीच में अनिका के लिए खाना ले जाती थी। अनिका कभी खाना खाती थी, कभी खाना पड़े पड़े ठंडे हो जाता था।
ऑफिस में बैठे डॉक्टर तिवारी ने श्वेता से कहा, मेरी समझ में नहीं आ रहा तुम्हारी दीदी आखिर क्या कर रही है इतने दिनों से। और ये डॉक्टर वांगापट्टू के फार्मूला से दवाई बनाना इतना आसान नहीं है। पिछले 30 घंटों से हमारा फर्मेस हाईटेस्ट ट्रबलेशन टेम्परेचर पर चल रहा है। अब तो मुझे जड़ी बूटियों के साथ साथ इस लड़की की भी फिक्र हो रही है। पता नहीं क्या होगा अगर फर्नेस इसी तरह चलता रहा तो। जैसे ही डॉक्टर तिवारी ने ये बात कही, लेबोरेटरी से एक धमाके की आवाज आई।